आप सभी का टीस्टेक में स्वागत है और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि 10th क्लास में तो हमारे काम का है ही है ना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इसी के साथ में हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है। और मैं आपको बता दूं कि दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर का यूज भी किया होगा और डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं, रोज करते हैं इसका उपयोग, प्रायिकता का उपयोग रोज करते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है ना। बड़ा आश्चर्य होगा कि अच्छा हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये चैप्टर भी है और हम इसका दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। सारी बातें मैं प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा आपको, ठीक है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये चैप्टर 10th क्लास में खत्म नहीं होता। ये जब 11th क्लास में जाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, तब 11th क्लास की प्रायिकता समझ में आएगी। फिर 12th में जाएंगे तो 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और कॉलेज में भी पढ़ेंगे। आप पीएचडी तक करेंगे, पीएचडी मतलब कॉलेज भी कर लिया आपने, उसके बाद में पीएचडी रिसर्च वर्क करेंगे, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। और पूरा विस्तार पूर्वक पूरा जीरो लेवल से हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। पहले तो हम ये देख ले कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है ना के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक हम डिस्कशन करेंगे। आपको एक क्वाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिक्का दिखाई दे रहा। आपको मालूम है सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, दो सरफेस होते हैं इसमें। और कौन से एक में हेड बना होता है, एक में टेल बना होता है। एक में इसको चित बोला जाता है हिंदी में और इसको पट बोला जाता है। और आपने देखा होगा कोई भी जब गेम खेले जाते हैं तो उसमें टास होता है। पहले शुरू में क्या होता है, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी तो उसके लिए टास होता है। तो एक सिक्के को उछाला जाता है, बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा, होता है कि नहीं। डेली लाइफ में इसका उपयोग है कि नहीं। हम भी कोई गेम खेलते तो वहां पर इसका उपयोग करते। तो ये सारी बातें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे एक एक करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अभी मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा। तो ये क्या है, एक पासा है, क्या बोलते हैं इसको, पासा, क्यूब है ना। जो सांप सीढ़ी वगैरह होती है, सांप सीढ़ी में भी इसका उपयोग किया जाता है। सांप सीढ़ी एक गेम होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक घन के आकार का होता है, एक पृष्ठ पर एक बिंदु बना होता है, या तो एक लिखा जाता है, दूसरे पृष्ठ पर दो लिखा जाता है, तीसरे पर 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं घन के आकार के। जब इसको उछाला जाए तो कोई भी पृष्ठ ऊपर की ओर आ सकता है, एक पृष्ठ आएगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से क्या क्या होता है इसमें, ये सारी जानकारी देंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये देखिए, सामान्यतः कई लोग इसको जुए के रूप में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ताश की पत्ती मतलब जुए का खेल, जुआ होता है, वो खेल माना जाता है, ऐसा नहीं है। मनोरंजन के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम इसमें होते हैं, हमें इसकी जानकारियां होना चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके क्वेश्चन अगर हम इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे तो क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जानकारी होना चाहिए। कई बार 12th क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते, बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, एक थैले में कुछ लाल गेंदें रखी है, कुछ पीली गेंदें रखी है, कुछ सफेद भी गेंदें रखी है, कुछ जो भी है अलग अलग कलर की गेंदें रखी है और सब मिक्स है। हमें दिखाई नहीं दे रही कौन सी गेंद कहाँ पर है। मैं थैले में हाथ डालूंगा, एक गेंद निकालूंगा, बताओ वो लाल होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों को हल करने की टेक्निक क्या होती है, बड़ी आसान सी टेक्निक है। वो सारी बातें हम पहले यहां पर समझने वाले हैं। ये इसका इतिहास है, इतिहास के बारे में समझेंगे कि भैया इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसके बारे में सोचा। चलिए ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं। हमें मालूम है कि जब कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें शब्दावली का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी हमें जानकारियां मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो कुछ हम परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे
है ना, कि ये परिभाषा टर्मिनोलॉजी क्या है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, घटना क्या होती है, असंभव घटनाएं क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है। बस केवल और केवल एक सूत्र है, इसके बारे में भी हम समझेंगे और फिर उसके बाद में डायरेक्ट इसके यहां से क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, देखिए ताश की गड्डी वाला आ गया, टेनिस वाला आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये क्वाइन वाला क्वेश्चन, ये गेम खेल रहे चेयर वाला, है ना, म्यूजिकल चेयर जो गेम होता है, आपने स्कूल में खेला भी होगा और मोहल्ले में भी आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ये इस टाइप से सारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज लग गई, स्टार्ट हो गई है, और इसमें भी सारे क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड, जो हम बेसिक पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर मिलने वाले हैं, ताश की गड्डी वाले, पेन वाले। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। कहने का मतलब अगर आप बेसिक अच्छे से समझ लो, बेसिक को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत तारीफ कर ली कि बड़ा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तव में करने वाले क्या है, क्या समझना चाह रहे हैं हम। तो परिभाषाओं से हम प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद में वो सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे कि किससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। लेकिन टर्मिनोलॉजी पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भैया किस चीज को क्या कहा जाता है। पहली बात तो प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि मान लिया जाए 10th क्लास में आप एक एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ नहीं रहे, ठीक है, और आपकी संभावना अच्छा अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो क्या हो रहा, आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि फेल होने की भी संभावना उतनी है, क्योंकि पढ़ाई तो उतनी अच्छे से कर नहीं रहे, और पास होने की भी संभावना उतनी ही है। फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके पास होने की संभावना कितनी है, उसकी प्रायिकता कितनी है। तो आप बोलेंगे कि अच्छा पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो आधी आधी है। अगर मैं बोलूंगा कि 100 में से कितने प्रतिशत आपके पास होने की संभावना है, तो आप बोलोगे कि 50%। कितना? 50%। मैं पास भी हो सकता हूं या फेल भी हो सकता हूं। अच्छा 50%, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको मालूम है कि 50% संभावना है मेरी पास होने की। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 100 में से 50। 100 में से 50 मतलब 50/100। प्रतिशत का तो मतलब यही होता है ना। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, और 5 का 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। आपके पास होने की जो प्रायिक संभावना, घटना घटित हो रही है, घटना मतलब भाई आपने पेपर दिए, अब पास होने की कितनी संभावना है, तो 1/2, यानी कि इसी को प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर यहां पर देखेंगे कि ये जो मान है 1/2, ये क्या है? शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल प्रायिकता कहा किसको जाता है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को। यहां पर घटना घटित हो रही है किसकी? पास होने की, और पास होने की जो संभावना है उसी को तो प्रायिकता कहा जाता है। इतना आसान काम। अच्छा, मतलब इस चैप्टर में इतनी आसान बात पढ़ना है हमें? बिल्कुल आसान बात पढ़ना है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में एक सिक्का है, एक सिक्का है, और आप उस सिक्के को उछालते हो, तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, यानी कि चीत आ सकता है, या पट आ सकता है, यानी कि टेल आ सकता है। चीत या पट आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ में गिल्ली डंडा खेलना चाह रहे हैं। गिल्ली डंडा खेला होगा, ठीक है, हम भी खेलते थे बचपन में। तो गिल्ली डंडा खेलना चाह रहे हैं आप, तो पहले गिल्ली डंडा कौन खेलेगा, कौन गिल्ली को डंडा मारेगा, तो ये डिसाइड करना है दोनों के बीच में। तो आपने क्या किया कि ये आपका दोस्त बोल रहा कि पहले मैं, और आप बोल रहे कि पहले मैं। तो दोनों ने डिसाइड किया अच्छा अपन टास्क कर लेते, एक कॉइन निकालते, सिक्के को उछालते, और उछाल लिया।
आपने बोला कि हेड आएगा तो मैं गिल्ली डंडा पहले खेलूंगा। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? हेड कितने होते हैं सिक्के में? केवल एक होता है। तो एक, और क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। बस इतना सा काम है, पूरे चैप्टर में यही काम करना है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। बस सिर्फ आपको अब कुछ जानकारी या थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना है और सूत्र को आपको समझना है। तो पहली बात तो हमारे पास में एक परिभाषा आई कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता के रूप में जाना जाता है या प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण हमारे पास में यहाँ पर है। तो क्या प्रायिकता की परिभाषा हमें समझ में आ गई है? नोट करते हुए चलना आपको सारी चीजें। प्रयोग या जिसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग क्या होता है? तो आप स्कूल में प्रयोग करते ना, फिजिक्स में प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, मैथ्स में भी प्रयोग होते हैं। तो वही तो प्रयोग है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कार्य करना एक प्रयोग कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि हमने एक कॉइन को उछाला, तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है ना हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब सिक्के को उछालना पड़ेगा। अगर एक पासा है, पासे को आपको देखना है कि क्या आएगा ऊपर, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा, पासे को उछालना पड़ेगा। उछाल दिया हमने पासे को। पहले तो पासा जो होता था वो ऐसा लंबा आता था, है ना। आपने वो महाभारत में देखा होगा शकुनी मामा वाला, उसमें ऐसा लंबा पासा होता था और उसी में 6 पृष्ठ होते थे, है ना। और अब जो सामान्यतः पासा आता है वो घन के आकार का होता है, उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। तो पासे की बात करते हैं हम, तो हमें पासे को क्या किया? उछाला, तो क्या हो गया? एक प्रयोग हो गया। बस इतनी सी बात है, प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, यदि किसी प्रयोग जिसके परिणाम किसी पालन न करे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। मतलब यादृच्छिक प्रयोग मतलब क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम लिख देता हूं मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं। चलो सोचो आप, यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इसमें चीटिंग भी कर लेते कई लोग। कैसे चीटिंग करते? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में, अच्छा आपने मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने शोले फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, वो वीरू और जय और वीरू, है ना, बहुत अच्छी जोड़ी थी उनकी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और आपने देखा होगा जय के पास में यानी कि अमिताभ बच्चन के पास में एक क्वाइन था, वो क्वाइन को उछालता था। तो उछालने के बाद में उसमें हमेशा हेड ही आता था। एक्चुअल उस क्वाइन में यानी कि उस सिक्के में दोनों पृष्ठ पर क्या था? हेड ही था। क्या था? हेड था, टेल था ही नहीं। तो वो क्या हो गया? चीटिंग वाला क्वाइन हो गया ना, चीटिंग वाला क्वाइन हो गया। तो चीटिंग वाला क्वाइन नहीं, वो तो किसी एक नियम का पालन कर रहा ना हो भैया। उसको मालूम है कि मैं जब भी उछालूंगा तो क्या आएगा? हेड आएगा। वो एक नियम बन गया कि हमेशा क्या आएगा? उसमें हेड ही आएगा। और सामान्य अगर क्वाइन लिया जाए, है ना, सामान्य मतलब एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो किसी नियम का पालन करेगा क्या कि अब हेड आएगा? कोई बता सकता है क्या कि मैंने उछाला तो गारंटेड हेड आएगा? नहीं, नहीं बता सकता। तो जो फेयर क्वाइन रहेगा या फेयर डाइस रहेगा तो क्या रहेगा? वह रैंडम एक्सपेरिमेंट देगा आपको, किसी नियम का पालन नहीं करेगा कि हाँ 6 ही आएगा इसकी गारंटी है। ऐसा है क्या? नहीं है। तो यदि किसी प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम का पालन न करे, यानी कि कुछ भी आ सकता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? यादृच्छिक प्रयोग कहा जाएगा। कुछ भी आ जाए, मतलब फेयर क्वाइन। ये बात समझ में आई? फेयर क्वाइन यानी कि अगर सही चीज है तो कुछ भी आ सकता है। कोई नियम थोड़ी है कि भाई 5 ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है ना।
चलिए ठीक है। घटना किसको कहा जाता है? अगर मेरे पास में एक डायस है, डायस मतलब एक क्यूब है, इसके एक पृष्ठ पर 1 लिखा है, दूसरे पर 2 लिखा है, तीसरे पर 3 लिखा है, 4 5 6 ऐसा लिखा है अलग अलग। मैंने इसको उछाला तो बताओ जरा क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो ये सारी घटनाएं है, ये भी घटना है, ये भी घटना है, ये भी घटना है, और ये सारी की सारी क्या है? अलग अलग घटनाएं हैं। प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। इसे प्रायः ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और सुनिए, ये सारी घटनाओं का जो समूह होगा ना, इसको प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। नहीं आई बात समझ में? और प्रतिदर्श बता देता हूं मैं, प्रतिदर्श समष्टि को यश से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? यश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रतिदर्श समष्टि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिदर्श समष्टि। इसको यश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रतिदर्श समष्टि को सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इंग्लिश में बोला जाता है। फिर से और एक बार, पहले प्रतिदर्श समष्टि समझिए। पहले मैंने प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा देना चाहिए था और फिर उसके बाद में घटना की परिभाषा देना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी यहां पर प्रतिदर्श समष्टि आपको बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास में 2 सिक्के हैं। क्या? 2 सिक्के हैं और दोनों सिक्कों को मैं उछाल देता हूं। दोनों सिक्के को उछाल देता हूं, ऐसा लिया और ऐसा उछाला, और दोनों सही सिक्के हैं। वो नकली वाले नहीं है कि दोनों इधर हेड है, ऐसे नहीं, सही सिक्के हैं। एक तरफ हेड, दोनों दूसरे तरफ टेल। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या क्या आ सकता है सिक्कों को उछालने के बाद? तो हो सकता है ना कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, टेल आ जाए, और दूसरे सिक्के पर हेड आए। और हो सकता है कि दोनों सिक्के पर टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? और क्या क्या आ सकता है? नहीं, कुछ नहीं आ सकता, बस इतना ही आ सकता है। या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा, गारंटी, या तो ऐसा आएगा। अब जो ये सारे के सारे ये सारी घटनाएं, ये घटना ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी घटना हो सकती है, ऐसी भी घटना हो सकती है, ऐसी भी घटना हो सकती है। तो इन घटनाओं को अलग अलग, अगर ये घटनाएं हैं तो इसको ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये घटनाएं मान लिया जाए दोनों पर हेड है तो E1 के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इसको E2 के नाम से, इसको E3 के नाम से, ये E4 हो गया। ऐसा ये क्या है? घटनाएं हैं। घटनाओं को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इन सारे घटनाओं का जो समुच्चय है, ये पूरा का पूरा जो समूह है, इसको यश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? यश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि समझ में आ गया? ये पूरा प्रतिदर्श समष्टि है और इसकी ये सारी क्या है? घटनाएं कहलाती है। और ये बातों को बड़ा गहनता से आपको याद रखना है। अगर इन बातों को अगर याद नहीं रखोगे ना तो चैप्टर बहुत टफ लगेगा, पहाड़ लगेगा आपको। और इन बातों को अगर आप नोट करते हुए चलेंगे, उदाहरण के द्वारा समझते हुए चलेंगे, तो चुटकियों में आप बजा दोगे। आप बोलेंगे अच्छा ये कितना बड़ा चैप्टर, हमारा 1-2 घंटे में खत्म ही हो गया ये चैप्टर। और सारे क्वेश्चन बनने लगे भाई, इतना आसान चैप्टर था ये। तो ऐसा हो जाएगा ये। चलिए आगे की बात करते हैं हम। असंभव घटनाएं, नाम बड़े स्पष्ट है भैया। असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव। क्या हो गया असंभव? जैसे अरे नाम ही सिंपल है बट नाम ही बड़ा स्पष्ट है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास में एक डायस है, फेयर डायस है ये, मतलब सही वाला है ये। एक पृष्ठ पर 1 लिखा है, दूसरे पर 2 लिखा है, तीसरे पर 3, 4, 5, 6 ऐसा है ये। मैं अगर इसको उछालता हूं और उछालने के बाद में जब जमीन पर गिर जाएगा तो इस पर
7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 7 आने की घटना बताइए। अरे भाई बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप तो, हैं? इस पर 7 कहीं पर लिखा ही नहीं है, एक पर 1 2 3 4 5 6 ही तो लिखा है, और आप पूछ रहे 7 आने की प्रायिकता बताइए, 7 आने की घटना बताइए। 7 तो आ ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। मैं एक कॉइन को उछालता हूं, कॉइन को उछाला, क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है, आ सकता है ना। उस पर 15 लिखा आने की प्रायिकता बताइए, 15 लिखा ही नहीं है उस पर, तो 15 आएगा कहां से? तो ये घटना जो होगी वो क्या होगी? असंभव घटना है। वैसी यानी कि ऐसी घटना जिसमें एक भी अवयव न हो वह असंभव घटना कहलाती है। जैसे मान लिया जाए मैंने क्या किया, सिंपल स्पेस बनाता हूं, एक डायस को उछाला, इसको उछाला मैंने, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकते, इसके अलावा थोड़ी कुछ आ सकते। इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। इसको उछालूंगा मैं, डायस को उछालूंगा तो, और मैंने आपसे पूछा कि मैं एक डायस को उछालता हूं और हेड आने की घटना बताइए। अरे इसके अंदर हेड लिखा ही नहीं है, हेड तो कॉइन पर लिखा होता है, इस पर थोड़ी लिखा है हेड, तो ये क्या असंभव घटना हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट, निश्चित, गारंटी, गारंटी है भैया। कैसी गारंटी है? मैंने इसको उछाला तो कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। मैंने क्या बोला? मैंने इसको उछाला और 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो ये गारंटी है ना कि 7 से छोटा अंक तो आएगा ही आएगा, ये तो निश्चित घटना हो गई। समझ में आई बात? अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो हेड या टेल आने की घटना बताइए। हाँ सही बात है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, गारंटी। मैं बोलूंगा कि हेड आएगा तो भी मैं जीता, टेल आया तो भी मैं जीतूंगा, तो मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? हाँ जीत जाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि हेड या टेल ही तो आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गई? निश्चित घटना हो गई, निश्चित। भैया इसको क्या है, सब्जेक्ट की तरह, अरे सर हमारे सिलेबस में ये तो परिभाषाएं है, इसको तो रटना पड़ेगा। रटना नहीं, समझना है। दिल से आप समझ लो, जीवन भर याद रहेगी। ठीक है ना? और अगर कहीं पर दिक्कत आती तो इस वीडियो को और एक बार देख लेना, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ये सारी बातें मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। ठीक है? तो यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना को श्योर इवेंट भी कहा जाता है, श्योर या सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। श्योर, गारंटी। क्या बोला है? जिसकी प्रायिकता 1 है, प्रायिकता 1 है, तो अभी हमें प्रायिकता का सूत्र ही नहीं मालूम। तो ये 1 वाली बात अभी रहने दो, ये बात हम बाद में समझेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप ये समझ लो कि निश्चित घटना किसको बोलेंगे? जिसकी घटित होने की गारंटी हो। ठीक है? चलिए, अब दुनिया का यानी कि क्लास 10th का, देखिए दुनिया का मैंने बोल दिया। अब आप दुनिया को पकड़ के मत बैठ जाना है कि अरे सर आपने तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो यही सूत्र लगेगा। 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन हो यही सूत्र लगेगा। बस केवल और केवल एक ही सूत्र। देखना, घटना ए, मतलब कोई घटना है, अरे कोई घटना है, उस घटना का नाम ए दे दिया। घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? तो उसको प्रदर्शित किया जाता है पी ए से। अरे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी मतलब पी, और किसकी प्रोबेबिलिटी? इस घटना के घटित होने की। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई? तो ये आपको दिया जाएगा। ये क्या है? 2 आने की, 2 आना एक घटना बन गई, ऐसा दिया जाएगा। ये एक पासे को उछाला, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या का आना एक घटना हो गई, तो ऐसा प्रश्न में दिया जाएगा। तो जो प्रश्न में दिया जाएगा उसको ये माना है हमने, उसकी प्रायिकता। आई ना बात समझ में? बराबरी से अनुकूल परिणाम,
अब आप देखिए अनुकूल परिणाम लिखा हुआ, अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं? ए की, तो उसको n ए से प्रदर्शित किया जाता है। संभावित परिणामों की कुल संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, उसको n s के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़ा आसान है, अभी मैं बताऊंगा इसको ना, और यही पर बता रहा हूं मैं एक उदाहरण। अब देखना, ये बस केवल एक सूत्र आपको इतना याद रखना है और आपका काम हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ जानकारी आपको हासिल करना जरूरी है। जब तक वो जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन को टच नहीं करना है। पहले पूरा स्टोर, जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो गाड़ी में पहले पूरा प्रॉपर उसकी सर्विसिंग करते हैं, लंबा जाना है तो पहले सर्विसिंग कराई जाती है गाड़ी की, पहले उसको तैयार किया जाता है। सर्विसिंग कराने के बाद में जहाँ जाना है उतना पेट्रोल डीजल भरा जाता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है, गाड़ी को ओके किया जाता है, फिर गाड़ी में बैठे और ड्राइव करें और बढ़िया जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गए। बस वही काम करना है हमें यहाँ पर भी। प्रश्नावली को पहले टच नहीं करना है, पहले उसकी तैयारी करना है, गाड़ी को तैयार करना है। और अभी हम गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझ लो। अगर ये बातें अच्छे से आपने समझ, जितने अच्छे से समझोगे उतना स्मूथ आपका चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, अब देखना, मैं एक प्रश्न बना रहा हूं। एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है। प्रश्न बन रहा है, ऐसे प्रश्न मिलेगी आपको, है ना। ये पासा है मेरे पास में, इसको उछाल दिया मैंने, ऐसा उछालने के बाद जमीन पर गिरने दूंगा, इसको उछाला जाता है। यहां तक हो गया? हाँ ठीक है, उछाला जाता है। तो तब सम संख्या, सम पृष्ठ पर, या तब पृष्ठ पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस सारे प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे, प्रायिकता ज्ञात कीजिए या प्रायिकता, चलो ज्ञात कीजिए लिख देता हूं मैं, ज्ञात कीजिए। अब ये बन गया प्रश्न। ठीक है, सारे प्रश्न ऐसे ही इसी प्रकार के ही मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत परिवर्तन रहेगा बस। अब प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि एक पासे को उछालना है हमें, तो पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर आपको प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगी? प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगी? कहने का मतलब पासे को उछाल रहे तो क्या क्या हो सकता है, सारी घटनाएं लिखना आपको। समझ में आई बात? पासे को उछालना है तो क्या क्या हो सकता है, तो मुझे मालूम है, उसको यस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मुझे मालूम है कि पासे पर एक लिखा है तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकती है। इसका मतलब एन यस मतलब याद रखना, क्या क्या आ सकता है उसको यस के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको लिखना है प्रश्न में। फिर एन यस, इसके कितने अवयव? 1 2 3 4 5 6। क्या क्या कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये एन यस बराबर से कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर हो गई बात? हाँ। पासे को उछाला तो क्या क्या आ सकता है ये लिख लिया मैंने। अब आगे देखिए, आपसे क्या पूछा है? पृष्ठ पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? ये बराबर से ये, या तो ऐसा लिखता हूं, सम संख्या आने की घटनाएं, आने की घटनाएं, इसको प्रदर्शित किया जाता है ए से, बी से, सी से,
ई से किसी से भी प्रदर्शित करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच किससे भी प्रदर्शित करो, ठीक है ना। मैं ए से प्रदर्शित कर देता हूं। ए बराबर से क्या होगा, सम संख्या आने की प्रायिकता। आपको मालूम है सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10। अच्छा, जो पूछा है वो ए के द्वारा या बी के द्वारा या सी के द्वारा प्रदर्शित करना है। क्या क्या है, क्या क्या है भाई, 2 है, 4 और 6, ये सम संख्या है। तो ये कौन सी है, 2 4 और 6। इतनी बात क्या समझ में आ गई है? बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। प्रश्नों को पढ़ना और उसको हल करना एक टेक्निक का काम है, और वो टेक्निक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा। सम संख्या आने की घटनाएं कितनी है, 3 है। मतलब आप बोल सकते कि एन ए बराबरी से कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए क्या पूछा है प्रश्न पर, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या, अब सूत्र पर लिख रहा हूं मैं, सम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता को प्रदर्शित किया जाता पी ए के द्वारा। किससे, पी ए के द्वारा बराबरी से। क्या होता है सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, लिख दो आप, अनुकूल परिणामों, बस यही वाला चिपकाओ आप प्रश्न पे, मतलब हमेशा यही वाला सूत्र लिखा करो, परिणामों की संख्या। और उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, यानी ए के द्वारा, बटे कुल संभावित कुल परिणामों की संख्या, या परिणामों की कुल संख्या, और ये क्या होती है, एन एस। ऐसा लिखना है। और फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि पी ए बराबरी से बताओ एन ए का मान कितना है, तो एन ए का मान 3 है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 6 आ जाएगा नीचे। एन एस का मान कितना है, 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो पी ए बराबरी से 1/2। अब बताओ मुझे कि इस प्रश्न में कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। बड़े आसानी से बनाना है ये प्रश्न, बस तरीका आपका ये वाली थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि क्या निकालना है। पहले प्रतिदर्श समष्टि निकाल लो, फिर जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम है जो पूछा गया है वो अनुकूल परिणाम होते हैं, तो वो परिणाम कितने हैं, और ये सूत्र लिखो। सूत्र तो फिक्स है, सारे प्रश्नों में यही सूत्र लिखो आप, और डायरेक्ट मान रखो और हल करो। बस इतना सा काम है, 3 दूनी 6 और 1/2। तो मेरे ख्याल से जितनी हमने यहाँ पर परिभाषाएं की है वो परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। आई बात समझ में। और इस बात को आप जरा बिल्कुल गौर से समझना, जो बातें मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इन बातों को अगर आपने गौर से समझ लिया तो अब चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमाए, कैसा भी घुमाए, हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिक्के की बात करते, क्वाइन की बात करते। सिक्का या जिसको बोला जाता क्वाइन। अगर सिक्कों की संख्या ठीक, और प्रतिदर्श, देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। सिक्कों की संख्या और जो सिक्के रहेंगे ना उसमें प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि
इसको यस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी संख्या प्रतिदर्श समष्टि और इसकी संख्या कितनी होगी। मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में चाहे अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले सिक्के से संबंधित, आपसे एक बात समझने के बाद बड़े आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। और एक ले लेता हूँ मैं, और एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला टेबल आप बना लो और इसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। प्रतिदर्श समष्टि और प्रतिदर्श समष्टि की संख्या एन एस कितनी होगी। अगर आपके पास में एक सिक्का है, देखना, अरे बड़ा सिंपल सा काम है। मुझे एक बात बताओ, एक सिक्के को उछाला जाए, उछाल दिया तो क्या क्या आ सकता है? कोई भी बता देगा। जो स्कूल नहीं गया है पढ़ने के लिए वो भी बता देगा। किसी अनपढ़ से पूछ लेना आप, मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो क्या क्या आ सकता है, तो खुद भी बता देगा कि भाई ये तो बड़ी आसान सी बात पूछ रहे हो आप, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो कितने हो गए? 1 2। अगर 2 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है? कोई भी बता देगा। क्या क्या है? दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, और दोनों पर टेल आ सकते हैं। पहले सिक्के का नाम दे देना, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने 2 सिक्के को उछाला, तो उसमें से पहला कौन सा बोल रहे हैं आप, दूसरा कौन सा बोल रहे हैं, कोई चिन्ह लगा लेना, ये पहला है और ये दूसरा है, बस। तो इनमें से और कुछ थोड़ी आ सकता है। तो कितने आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि 4 आ सकते हैं। एक बार हेड, दोनों बार हेड, दोनों बार टेल, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, और पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। 3 सिक्के को उछाला जाए तो यहां क्या क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे कि तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आ गया और लास्ट वाले पर टेल आ गया। पहले पर हेड, बीच वाले पर टेल और दूसरे पर हेड, पहले पर टेल, बाकी सब पर हेड है। हो सकता है कि दोनों पर टेल आए और लास्ट वाले पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए और बीच वाले पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए और पहले नंबर वाले पर हेड आ जाए, टेल टेल। और हो सकता है कि दोनों पर, तीनों पर टेल 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 आ जाए। कितने? 2 4 6 8। अब आप बोलोगे कि ये तो निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। हाँ बिल्कुल सही बात है, टेढ़ा काम है भैया, हैं, टेढ़ा काम है। ये तो भूल ही जाएंगे हम कि कितने आएंगे। देखिए कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आएंगे? 8। तो ये कैसे निकालेंगे, इसकी टेक्निक समझिए, ट्रिक समझिए आप। अगर मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा तो 3 सिक्के क्या 4 सिक्के भी रहेंगे तो आप बड़े आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे, इस टेबल को खुद ही बना पाएंगे आप। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचो आप, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है। तो ये ऐसा टेबल बनाने में तो बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, देखना। सिक्के पर कितने पृष्ठ होते हैं, ये बताओ मुझे। सिक्के पर कितने पृष्ठ होते हैं? तो 2 पृष्ठ होते हैं, मैंने लिख दिया 2। कितने सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है? तो मान लिया या 3 सिक्कों को, तो इसकी घात 3 लिख दो। मतलब ये जो नीचे लिखा है वो क्या है? पृष्ठों की संख्या। ये ट्रिक याद रखना, पृष्ठों की संख्या सब पर लागू होगा ये, चाहे आपका क्यूब हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो। पृष्ठों की संख्या को आधार में रखो और सिक्कों की संख्या है ना, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को रखो घात में, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके प्रतिदर्श समष्टि में कितनी संख्या होगी। समझ में आया क्या?
देखो 2 की घात 3 क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितने हो जाएंगे 8। देखो 8 आ गया। पृष्ठों की संख्या 2 और सिक्के अगर 2 है तो कितना हो गया, 2 दूनी 4। देखो 2 सिक्के है तो 4 आ गया। पृष्ठ 2 होते थे सिक्के में और एक सिक्के को उछाला जाता तो कितना आएगा, 2। देखो 2 आया कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये बताओ कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है, 4 सिक्कों को उछाला जाता है भाई, 4 सिक्कों को, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 8। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 ना, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 आया कि अगर 4 सिक्कों को उछाला जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएंगे। अब 16 बनाने में हालत खराब हो जाएगी। वो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया, आपको इसी की तो जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर ये भी अगर बनाना है तो ये भी बड़े आसानी से बना सकते। देखना, मान लिया जाए कि 3 सिक्कों को उछाला जा रहा, तो कितने परिणाम आएंगे आपके पास, 8 परिणाम आएंगे। कितने आएंगे, 2 की घात 3 मतलब 8 परिणाम आएंगे। अच्छा 8 परिणाम आएंगे, ठीक है। 8 का आधा कर दो, 8 का आधा कर दो तो कितना हो गया, 4। 4 बार हेड लिखो, 1 2 3, 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, 1 2 3 4, ऑटोमेटिक बनेगा ये वाला जो है ऑटोमेटिक बनेगा। देखो कैसे, 3 सिक्कों को उछालना है तो कितने परिणाम आए, 8। 8 का आधा करो तो कितना हो गया, 4। 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, लिख दिया, हाँ चलिए ठीक है। अब 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया। अब 4 का फिर से आधा करो तो कितना हो गया, 2। 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार टेल लिख दिया। अब ये 2 का फिर आधा कर लो तो कितना हो गया, 1। 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार फिर टेल लिखो, 1 बार फिर हेड, 1 बार फिर टेल और फिर 1 बार हेड और फिर 1 बार टेल। आप देखिए जादू हो गया, ये ऑटोमेटिक बन गया आपका। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक बन गया, कोई छूटा भी नहीं और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं आया। आप चेक कर लो। तो ये जो मेथड है ना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब 4 कॉइन डाल लो तो 2 की घात 4 तो कितना हो गया, 16। 16 का आधा किया तो 8 आ गया। 8 बार हेड लिखो, 8 बार टेल लिखो, फिर 8 का आधा किया तो 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 4 का आधा किया तो 2। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, ऐसा लिखते चले जाओ। फिर 2 का आधा किया 1 तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको तो प्रतिदर्श समष्टि की जरूरत पड़ती है ना क्वेश्चन में, आप सिक्के वाला कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसको नोट करना भैया, मैंने ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को नोट करना। ये वाली ट्रिक है इसमें, है ना, ये वाली ट्रिक है, ये वाली, इस ट्रिक को याद रखना। किसके लिए ट्रिक है ये, सिक्के के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। हमारे पास में आ गया डाइस। जो मैंने सिक्के के लिए ट्रिक बताई है वही डाइस के लिए भी काम आएगी। मुझे एक बात बताइए कि डाइस में कितने पृष्ठ होते हैं, पासा है ये, पासे में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। देखो यहां पर सिक्के में 2 पृष्ठ होते तो आधार में मैंने 2 लिखा था कि नहीं। डायस में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते, तो आधार में 6 लिखो। ये क्या है, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या। और n जो घात है ये है इसकी संख्या, किसकी, पासों की संख्या, पासों की संख्या। जितने भी पासे एक साथ उछालेंगे उतना। जैसे मान लिया जाए कि आपको
एक पासा उछालना है, तो एक पासे में क्या क्या आ सकता है, कितने आ सकते हैं? देखो 6 की घात 1 मतलब 6 ही आएगी ना। हाँ, प्रतिदर्श समष्टि कितने हो गए? 6 हो गए। देखना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस हो गया। अरे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या आपको पहले से ही पता चल गई, अगर ये सूत्र मालूम है, टेक्निक मालूम है, तो उसी की तो जरूरत पड़ती प्रश्न को हल करने में। हाँ ठीक है। अब देखिए, यदि हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो पासे में 6 पृष्ठ होते हैं और 2 पासों को उछालते हैं तो कितने आपके पास में प्रतिदर्श समष्टि आएंगे? 36, 6 6 36, 6 गुणित 6। अब वो कौन से? जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 पासे है मेरे पास, अलग अलग कलर के हैं। मेरे पास है एक हरा एक पीला, मैं हरे को 1 नंबर दे देता हूं और पीले को 2 नंबर दे देता हूं, ठीक है। दोनों पासों को एक साथ उछाला, हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए तो दूसरे पर भी 1 आए, पहले पर 1 तो दूसरे पर 2, पहले पर 1 तो दूसरे पर 3, पहले पर 1 तो दूसरे पर 4, पहले पर 1 तो दूसरे पर 5, पहले पर 1 तो दूसरे पर 6, ऐसा आ सकता है। पहले पर 2 आएगा, पहले पर 2 आएगा तो दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5 पूरा लिखूंगा मैं, हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। मैंने पूरा क्यों लिखा? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं और याद रखना, इससे रिलेटेड जब प्रश्न आएंगे तो ये बात अगर आपको मालूम, देखो 36 हो गए कि नहीं? अरे 6 6 6 6 36, ठीक है ना, और पूरी चीजें हो गई, इसमें कोई चीज छूटी नहीं है। अब प्रश्न कैसे आते हैं? 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो आपको NA/NS की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अरे प्रश्न को हल करने में NA की जरूरत पड़ेगी, जो पूछा गया आपसे वो NA हो जाएगा, और जो दिया है मतलब जितनी पूरी संभावना आती है वो NS हो जाएगा। तो NS का मान 36 पता चल गया कि नहीं आपको? अब आपको केवल क्या पता करना है? NA का मान कितना है। अब NA का मान क्या होगा? आपसे जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार होगा। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो एक समान अंक कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? ये यहां पर एक समान अंक है कि नहीं? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो NA का मान कितना हो गया? 6। तो उत्तर कितना होगा? 6/36। लो, काम हो गया, प्रश्न ही हल हो गया। अब देखना, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पृष्ठों का योगफल 3 आ जाए या 2 आ जाए, चलो ठीक है। आपसे क्या बोला? उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। अरे 2 पासों को एक साथ उछालना है तो नीचे तो 36 ही आएगा हमेशा, चाहे कोई भी प्रश्न हो जाए। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पृष्ठों पर आए हुए अंकों का योगफल 2 हो। 2 कब आएगा? अरे पहले पर 1 और दूसरे पर 1, ये दोनों का योगफल कितना है? 2 है कि नहीं? हाँ है ना। तो कितना, ऐसे कितने बार ऐसा हुआ कि दोनों का योगफल 2, 1 और 1 2 ही होता है ना। तो 1, इसका मान कितना हो जाएगा? अब 1/36 हो गया काम। अब देखना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब दोनों का योगफल 3 हो। तो देखिए, इसका भी योगफल 3 है और इसका भी योगफल 3 है, तो ऐसे कितने परिणाम मिले आपको? 2। तो 2/36,
बन गए। मैं ये सब प्रश्न बोल रहा हूं। ऐसा बताइए कि जिनका दोनों का योगफल कितना हो, 4 हो। देखिए इसका योगफल 4 है, इसका योगफल 4 है, 3 और 1 4, तो कितने, 3/36। मतलब ये बातों को मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि आप इसको ध्यान से समझ सको। देखो 5, इनके अंकों का योगफल कितना है, 5। यहां पर अंकों का योगफल कितना है, 6। 1 2 3 4 5, 5 बार ऐसा है जिसका अंकों का योगफल 6 है। 6 बार ऐसा है कि जिनके अंकों का योगफल 7 है। 5 बार ऐसा है कि जिसके अंकों का योगफल 8 है। 1 2 3 4 5। 4 बार ऐसा है कि जिसके अंकों का योगफल 9 है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जिसके अंकों का योगफल 10 है, ऐसे 3 बार होता है। जिसके अंकों का योगफल 11 है, ऐसे 2 बार होता है। जिसके अंकों का योगफल 12 है, ऐसा केवल एक ही बार होता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर बड़ा अंक आए और दूसरे पासे पर छोटा अंक आए। तो यहां पर देखिए पहले बड़े अंक दिख रहे हैं। ये इसके नीचे अगर आप देखेंगे ना, इसके आप अगर नीचे की ओर देखेंगे तो देखिए पहले स्थान पर जो लिखा है बड़ा अंक है और बाद वाले स्थान पर छोटा अंक है। और इसके इधर की ओर देखेंगे, इसके इधर की ओर देखेंगे तो पहले स्थान पर छोटा अंक है और बाद वाले स्थान पर क्या है, बड़ा अंक है। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब पासे से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब हमसे बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला आता है ताश की गड्डी वाला। ताश की गड्डी वाला क्या होता है? तो मुझे एक बात बताइए कि ताश की जो गड्डी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए इसको नहीं दिखा रहा हूं मैं, पहले ये वाला देखेंगे हम। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब आप देखिए इसमें आपने अगर ताश की गड्डी देखी होगी तो आपको 4 प्रकार के पत्ते यहां पर दिखाई देते हैं। इसको बोला जाता है चिड़ी। क्या बोला जाता है? चिड़ी। इसको बोला जाता है ईटा। ये ईट के जैसा है ना ये वाला पत्ता, तो इसको बोला जाता है ईटा। और इसको बोला जाता है काला पान। काला पान। और इसको बोला जाता है लाल। लाल पान। ठीक, इंग्लिश में भी आप देखिए, इसको बोला जाता है हार्ट। इसको बोला जाता है स्पेड। स्पेड। और इसको बोला जाता है डायमंड। डायमंड। और इसको बोला जाता है क्लब। क्या बोला जाता है? क्लब। तो कितने प्रकार के पत्ते हो गए? 4 प्रकार के, लाल पान, काला पान, ईटा और चिड़ी। कहने का मतलब हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। चलिए अब 4 प्रकार के पत्ते कैसे होते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना जरूरी है। इसको मैं करता हूं जूम। ठीक है, इसको करता हूं मैं जूम। देखिए जूम कर दिया। अब आप देखिए ये तो हो गया काला, दिख ही रहा काला पत्ता। ये हो गया ईटा और ये हो गया लाल पान, लाल। और ये हो गया चिड़ी। ठीक है, इसमें होता है 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जेक। जेक, क्वीन और किंग। क्या होता है? किंग। ये पत्ते होते हैं। जो एक होता है उसको एक ना बोल के क्या बोला जाता है? एक का बोला जाता है। और इस पर क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है। इसको यस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं। तो ये होता है इक्का, ये दूरी, ये तिर्री, ये चौका, मतलब 4 5 6 ऐसा। मुझे एक बात बताइए कि इसको गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसा आप गिनेंगे तो 10 11 12 13 कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते। कितने हो गए? 13। कहने का मतलब ये चिड़ी के 13 पत्ते हो गए, लाल के 13 पत्ते हो गए, ईटा के 13 पत्ते हो गए, काले के 13 पत्ते हो गए। तो कुल कितने पत्ते हो गए? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। कुल 52 पत्ते हो गए हमारे पास।
तो मुझे एक बात बताइए कि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो NS की जरूरत पड़ेगी हमें, तो आपको NS का मान कितना रखना पड़ेगा? 52। बस हो गया। आपको ये बात याद रखना है कि कुल 52 पत्ते होते हैं। अब आप कोई भी तरीके से आप गिन लो, देखना कुल इक्के कितने हैं, तो 4। कुल 2 कितने हैं, तो 4। सब में एक एक पत्ता होता है ना 4। तीरनी कितनी है, तो 4। सारे पत्ते 4 के। अब देखना अगर लाल कलर के पत्ते कितने हैं, तो लाल कलर के कितने, ये भी लाल कलर दिखाई दे रहा और ये भी लाल कलर दिखाई दे रहा, तो 13 और 13 26। लाल पान कितने हैं, तो 13। ईटा कितनी है, 13। चीड़ी कितनी है, 13। अच्छा ये कितने हैं, 13। तो जो भी पूछा जाए वो आ जाएगा अंश में और ये आ जाएगा हर में। हो गया हल। अब देखना इसको बोला जाता है जैक। क्या बोलते हैं इसको? जैक। जैक, जैक मतलब रानी, जैक मतलब दरबारी। क्या बोला जाता है? हुकुम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? जैक। जैक मतलब हुकुम बोल दो या जैक बोल दो या दरबारी बोल दो, तो ये कोई भी नाम बोला जाता है। अच्छा दरबारी कितने हैं इसमें? 4। रानी कितनी है? क्वीन, क्वीन बोला जाता है इसको। कितनी है? 4। राजा कितने हैं? किंग कितने हैं? तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है। 4 4 ऐसे पत्ते हैं। अच्छा ये सारे के सारे, एक शब्द का उपयोग किया जाता है, ये सारे पत्तों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब चेहरे बने हुए ना भाई, ये देखो ना चेहरे बने हुए हैं इस पर। तो ये 3 और 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो चेहरे वाले, चित्र वाले, तो इसमें कितने हैं? ये 12 है। तो अगर आपसे बोला जाए कि पूरी ताश की गड्डी को अच्छे से पीस लिया हमने, फेंट कर दिया और उसमें से एक कार्ड को निकाला जाता है, तो उसके चेहरे वाले कार्ड के आने की संभावना बताइए। तो चेहरे वाले कार्ड कितने हैं? 12। और कुल कार्ड कितने हैं? 52। तो 12/52 हो गया क्वेश्चन। तो ये बातें आप नोट भी कर लेना और ये सारी बातें आपको लिखना भी है, ठीक है ना। 7 कितने हैं? 7 कितने हैं? 4। 8 कितने हैं? 4। फेस कार्ड कितने हैं? 12। जैक कितने हैं? जोकर नहीं बोलते इसको, याद रखना, जैक या दरबारी, ठीक है ना। तो ये कितने हैं? 4। रानी कितनी है? 4। राजा कितने हैं? 4। बस ऐसा, ठीक है। ईटा पान कितने हैं? 13। कुल ईटा पान। लाल पान कितने हैं? 13। चिड़ी कितनी है? 13, है ना। काला पान कितना है? अगर आपने ताश की गड्डी को पीस लिया जाए और पीसने के बाद अगर एक पत्ता उसमें से निकाल दिया जाए, तो निकाला वाला पत्ता काला पान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काला पान कितने हैं? 13। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 13/52 ऐसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट